जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केवी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 30 अगस्त 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले कल के प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा अपने समूह अध्यक्ष और नेतृत्व टीम के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर नियुक्ति की गई है IOCL के जो पूर्व अध्यक्ष थे संजीव सिंह जी। अगला प्रश्न था स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग फिटनेस अभियान। तो ये शुरू किया है दिल्ली राज्य की सरकार ने। विश्व उर्दू सम्मेलन 2020 तो इसका आयोजन किया गया दिल्ली में और इसमें हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी शामिल हुए थे। वर्ष 2020 के लिए यूनेस्को के स्थलों में भारत ने अपने किन स्थलों को नामित किया है। तो एक चीज आपको सबसे पहले जो ध्यान रखनी है कि यूनेस्को का जो इस वर्ष 44वां सम्मेलन था, यानी कि जहां पर इस प्रकार के स्थलों की घोषणा की जाती है, वह सम्मेलन आपका प्रस्तावित है चीन के फुझौ शहर में, लेकिन कोविड-19 के कारण अभी फिलहाल के लिए इसे टाल दिया गया है। और भारत सरकार ने सिंधु सभ्यता का जो स्थल है धौलावीरा और इसके अलावा दक्कन सल्तनत के जो स्मारक और किले रहे हैं उनको यहाँ पर नामित किया है। और पांचवा प्रश्न था जिसका उत्तर कल किसी ने सही नहीं दिया, किसी ने टीप करके भी या गूगल करके भी इसका उत्तर सही नहीं दिया था। तो ये जो दूसरा सबसे बड़ा विस्फोट ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स के द्वारा फरवरी महीने में ऑब्जर्व किया गया था, इसका नाम था कोलोजल एक्सप्लोजन। क्या? कोलोजल एक्सप्लोजन इसका नाम था। ये उन लोगों के नाम हैं जिनके द्वारा कल ऐप के ऊपर क्विज में बढ़िया प्रदर्शन किया गया। तो राजकुमार आनंद जी, नीरज गुप्ता, ईशान EPS क्लासेज, अन्नू कुमार झा, संदीप विष्णु, दिनेश यादव, संजय यादव, आलोक शुक्ला और आपके हैं रमन सिंह। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा इस वीडियो की जो PDF है वह आप kvguruji.in या फिर टेलीग्राम पर KV गुरुजी सर्च करके चैनल को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहले प्रश्न के साथ में अब शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। तो ये दिवस होता है 29 अगस्त को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। तो हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद जी का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो इन्हीं की जयंती होती है 29 अगस्त को और इसीलिए भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2012 से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद जी की बात करते हैं तो 1928 में जो ओलंपिक हुआ था, 1932 में जो हुआ था जिसमें भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, उसके ये सदस्य रहे थे। और 1936 में बर्लिन में जो ओलंपिक आयोजित किया गया था उसमें ये हमारी भारतीय टीम के कप्तान भी रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हालांकि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उससे इनको सम्मानित नहीं किया गया है। भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जिसे हम लोग पद्म भूषण के नाम से जानते हैं, उससे इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और 29 अगस्त के दिन ही हमारे राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा जो भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेता होते हैं उन सभी विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन द्वारा मेमोरियल ब्लू प्लेग सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये हैं नूर इनायत खान। तो इस प्रश्न का ऑप्शन A करेक्ट होगा। नूर इनायत खान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक भारतीय मूल के पिता और अमेरिकन मूल माता की बेटी हैं और इंग्लैंड में एक स्पाई यानी कि जासूस के रूप में इन्होंने कार्य किया था। कार्य इन्होंने क्या किया था, तो जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उस समय आपको पता होगा कि जर्मनी जो देश है उसने फ्रांस के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो फ्रांस के ऊपर जब कब्जा किया था यानी कि जर्मनी के जो फोर्स थे वह पहुंच चुके थे फ्रांस में, और उसी दौरान इंग्लैंड के द्वारा यहाँ पर नूर इनायत खान को जासूसी करने के लिए फ्रांस में भेजा गया था और उनके इसी योगदान के लिए यहाँ पर मेमोरियल ब्लू प्लेग सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है।
ध्यान रखिएगा कि नूर इनायत खान ब्रिटेन की पहली महिला मुस्लिम वार हीरोइन रही हैं। इसके अलावा वह पहली महिला वायरलेस ऑपरेटर भी रही हैं। अब बात करते हैं मेमोरियल ब्लू प्लेग सम्मान की। तो यह जो सम्मान है उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने इंग्लैंड के इतिहास में कोई योगदान दिया होता है। तो मुख्य रूप से इंग्लैंड की राजधानी आपको लंदन में मिलेगी और वहीं पर किसी भी स्थान पर कोई व्यक्ति जो रहा हो या फिर उसने लंदन में कोई विशेष कार्य किया हो, उन सभी को ये सम्मान दिया जाता है। तो हमारे देश के महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और भीमराव अंबेडकर जी को ब्लू प्लेग सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है जो कि आपको लंदन में देखने को मिलेगा। नाम इसका होता है इंग्लिश हेरिटेज नूर इनायत खान 1914 टू 1944 SOE एजेंट कोड नेम मेडलिन स्टेड हेयर, यानी कि जो कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थान पर इंग्लैंड के राजधानी लंदन में रह करके वहां पर अपना योगदान दिया होता है, वहीं पर इस प्रकार का एक बैज लगाया जाता है। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार का बैज लगाया गया है जहां पर नूर इनायत खां रहती थी। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप कॉन्टेस्ट चुनौती को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हमारे कानूनी और न्याय, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये जो प्रोग्राम है अगले 3 वर्षों के लिए होगा और इसमें 95 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रोग्राम क्या है, यहाँ पर जो भी हमारे स्टार्टअप हैं या जो भी हमारे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन टाइप की कंपनियां हैं, उनको इनवाइट किया गया है कि आप आइए और अगर हमारी सोसाइटी को लेकर के जो भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित आपके पास में कोई इनोवेटिव आइडिया है तो उस इनोवेटिव आइडिया को आप प्रेजेंट करिए और अगर वह आइडिया सरकार को पसंद आता है तो उस स्टार्टअप को 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा सरकार के द्वारा उनके इस व्यापार की ग्रोथ के लिए अन्य प्रकार की सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो लॉन्च किया है इसे रविशंकर प्रसाद जी ने। रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा इसी दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में डिजिटल और कौशल विकास के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की भी नींव रखी गई, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट है जिसकी नींव इनके द्वारा रखी गई है। अगला प्रश्न है, किस अर्धसैनिक बल ने पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर कॉर्नर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हमारे CISF ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये ऐप काम क्या करेगा? जाहिर सी बात है कि जो भी हमारे सेना के बल होते हैं या जो भी अन्य सरकारी संस्थान होते हैं, उनके जो भी कर्मचारी होते हैं एक समय के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और जब वो सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको यहाँ पर पेंशन दी जाती है। तो CISF के जो भी भूतपूर्व कर्मचारी रहे हैं उनको यहाँ पर आसानी के साथ में पेंशन मिल सके, उनके द्वारा CISF को जोड़ा जा सके और उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा सके जिससे वे अपने समस्याओं के बारे में भी अवगत करा सकें। इसी के लिए पेंशनर कॉर्नर नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। CISF की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। इसके DG हैं राजेश रंजन जी और BSF के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इसके हमारे नए महानिदेशक बन गए हैं राकेश अस्थाना जी और इन्होंने स्थान लिया है किसका? SS देसवाल जी का, जिनके पास में BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार था। वैसे SS देसवाल जी की बात करते हैं तो ये हमारे ITBP के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये है आपके जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शिंजो आबे जी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जापान के इतिहास में जो सबसे अधिक समय तक एक PM के रूप में कार्य किए हैं उनमें पहला नाम आता है शिंजो आबे का। इनकी पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि इनको बचपन से ही एक बीमारी थी पेट की जिसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस।
तो इसी बीमारी से ये ग्रसित थे और अब इन्होंने 66 वर्ष की उम्र में जाकर के अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इनका कार्यकाल अभी 1 वर्ष का शेष था। तो अगले बचे हुए कार्यकाल के लिए कौन यहाँ के पीएम होंगे, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। जापान की राजधानी आपको टोक्यो में मिलेगी और यहाँ की मुद्रा है येन। अगला प्रश्न है, किस देश की अध्यक्षता में 8वीं ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, वियतनाम आसियान समूह का वर्ष 2020 के लिए अध्यक्ष है और इसी की अध्यक्षता में 8वीं ईस्ट एशिया इकोनॉमिक मंत्रियों की जो सम्मेलन है उसका आयोजन किया गया है। तो वियतनाम के व्यापार और उद्योग मंत्री हैं, ये होगा वियतनाम, इनका नाम है ट्रान टुआन अन। इनके द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई और हमारी तरफ से जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वह इसमें शामिल हुए। आसियान समूह की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं गुएन जुआन फक। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने? तो यहाँ पर आप इन गेंदबाज को देख सकते हैं, इनका नाम है ड्वेन ब्रावो। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ड्वेन ब्रावो की बात करते हैं तो ये वेस्ट इंडीज के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और ये अपना 459वां T20 मैच खेल रहे थे कैरिबियन प्रीमियर लीग के दौरान। जैसे हमारे देश में T20 लीग होता है जिसका नाम है IPL, उसी प्रकार से आपको जो हमारे कैरिबियन समूह के देश हैं वहाँ पर आयोजित किया जाता है कैरिबियन प्रीमियर लीग और उसी के दौरान इन्होंने अपने 500 विकेट पूरे किए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि T20 इतिहास में जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया है उसमें दूसरे स्थान पे है श्रीलंका के लासित मलिंगा और इन्होंने 390 विकेट हासिल किया है। वहीं पर CPL के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको और ध्यान रखनी है और वह यह है कि भारतीय क्रिकेटर प्रवीण तांबे ये भारत के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने CPL में कोई मैच खेला है। यानी कि जो ये कैरिबियन प्रीमियर लीग होती थी इसमें भारत का कोई भी खिलाड़ी अभी तक नहीं खेला है और प्रवीण तांबे ने 48 वर्ष की आयु में यहाँ पर CPL में डेब्यू किया है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे किए हैं और जेम्स एंडरसन ये टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो इनके नाम भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अपने नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इनके द्वारा नियुक्ति की गई है विनय टोन्स की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं तो ये हमारा वही है SBI म्यूचुअल फंड। यानी कि परीक्षा में आपसे SBI म्यूचुअल फंड के नाम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो अश्वनी भाटिया का इन्होंने स्थान लिया है। अश्वनी भाटिया के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि ये अब SBI के नए MD बन गए हैं। तो इन्हीं के स्थान पे विनय टोन्स की यहाँ पर नियुक्ति हुई है। बात करते हैं SBI म्यूचुअल फंड की। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है एमुंदी, इस कंपनी का संयुक्त उपक्रम है। जैसे आप बजाज आलियांज देखते होंगे तो बजाज हमारे भारत की है, आलियांज आपकी जर्मनी की है, उसी प्रकार से SBI म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिलेंगी ये दो कंपनियां और इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस बैंक ने ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीत लिया है? तो ये अवार्ड जीता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पिछले साल यानी कि 2019 में एक पहल की शुरुआत की गई थी और इस पहल का नाम था नई दिशा। तो नई दिशा पहल क्या थी? इस पहल के अंतर्गत जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा, साथ ही साथ उनके परिवारजनों को भी इसमें कनेक्ट किया जाएगा।
मान लीजिए कोई कर्मचारी है और वह किसी कारणवश से ऑफिस पहुंचने में असमर्थ है, तो इसके माध्यम से जो उसके परिजन हैं वह बैंक को इन्फॉर्म कर सकते थे। तो इसी पहल के लिए यहाँ पर ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 या फिर इसे एकेडमी अवार्ड्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है, उस पुरस्कार से एसबीआई को सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान कब मिलेगा? तो 26 से लेकर के 28 जनवरी के बीच 2021 में एससीएम उत्कृष्टता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और उसी दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह पुरस्कार मिलेगा। एसबीआई की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में, और इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि एसबीआई के द्वारा जो न्यूनतम राशि पर लगने वाला शुल्क है इसको इन्होंने माफ कर दिया है। इसके अलावा जो एसएमएस शुल्क है इसको भी एसबीआई के द्वारा माफ कर दिया गया है और एसबीआई के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन की भी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है चैडविक बोसमैन, जिन्हें हम तीज चाला के नाम से जानते हैं, इनका अभी निधन हो गया। तो ये प्रसिद्ध कौन थे? तो जो लोग हॉलीवुड मूवी देखे होंगे उनको इनका नाम जरूर पता होगा। तो ये एक अभिनेता थे और अभी कैंसर के कारण मात्र 43 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और एवेंजर मूवी जो सीरीज है उसमें एक ब्लैक पैंथर का किरदार था, उस किरदार को प्ले किया था चैडविक बोसमैन ने। अगला प्रश्न है अगस्त 2020 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार यानी कि खेल रत्न के लिए दी जाने वाली जो राशि है उसको बढ़ा करके कितना किया गया? तो पहले अगर कोई व्यक्ति खेल रत्न पुरस्कार जीतता था तो उसे 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, यानी कि 7.5 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो जो हमारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं उनके अंतर्गत आपको कुल मिलाकर के 7 अवार्ड देखने को मिलेंगे और इन 7 में से जो 4 पुरस्कार हैं उनमें दी जाने वाली राशि में वृद्धि की घोषणा हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू जी के द्वारा की गई है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर 7.5 लाख से बढ़ा करके 25 लाख रुपए किया गया है। अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 लाख से 15 लाख किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि 2 कैटेगरी में मिलता है, यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी में 5 से बढ़ा करके 10 लाख किया गया है। इस वर्ष 5 लोगों को मिला है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ा करके 15 लाख रुपए की गई है। तो ये डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और इस वर्ष कुल मिलाकर के 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं थोड़ा सा आइए रिवाइज कर लेते हैं। एक तो है रोहित शर्मा, दूसरे हैं मनिका बत्रा, तीसरे कौन हैं? तीसरे हैं मरियप्पन थंगावेलु, उसके अलावा है विनेश फोगाट और एक नाम और है, हाँ, और एक है हमारी महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल। ध्यान रखिएगा महिला हॉकी की पहली खिलाड़ी बन गई हैं रानी रामपाल, जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है अगस्त 2020 में किसके द्वारा एशिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान परिवहन पहल लॉन्च किया गया? यानी कि इसका नाम है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया। तो ये शुरू किया है हमारे यहाँ के नीति आयोग ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये पहल है क्या? तो इसमें मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा कि जो ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन होता है उसके इमिशन पर रोक लगाई जाए, यानी कि इसके लिए नए इनिशिएटिव शुरू किए जाएं और जो हमारा परिवहन होता है इसमें भी कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा को कम किया जाए, यानी कि इससे डीकार्बोनाइज किया जाए। तो 2020 से लेकर के 2024 तक के लिए ये पहल शुरू की गई है और इसमें भारत के अलावा चीन और वियतनाम जैसे देश भी शामिल हैं। नीति आयोग की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और इसने योजना आयोग का स्थान लिया था। ध्यान रखिएगा नीति आयोग हमारी आती है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत। आपको बताना है इस समय हमारे योजना मंत्री कौन है
और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अपनी तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये केंद्र स्थापित होगा केरल राज्य में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र। तो इसका काम क्या क्या होगा? तो पहला इसका काम यही होगा कि हमारे राज्य में यानी कि केरल में महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा जो भी महिलाएं नया व्यापार शुरू करना चाहती हैं उनको यहाँ पर प्रेरित किया जाए, उनको व्यापार में विस्तार करने में मदद की जाए और वैश्विक स्तर पर उनके उत्पादों की पहुंच भी सुनिश्चित की जाए, यानी कि जो उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रोडक्ट है उसे वैश्विक स्तर पर भी पहुंचाया जाए। तो केरल राज्य की सरकार के द्वारा ग्रीन पार्क पहल शुरू की गई थी 2013 में और उसी के अंतर्गत ये अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो महिला व्यापार केंद्र होगा वह संयुक्त राष्ट्र के जो भी 2030 तक के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनके ऊपर स्थापित किया जाएगा। और केरल के बारे में मैंने आपको कल बताया था एक चीज कि इनके द्वारा पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा जिसका नाम है प्रतीक्षा, उसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक 33 बिलियन यूनिट से अधिक जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? यानी कि इन्होंने ये कहा है कि हम 2030 तक जो हमारी जरूरत की 33 बिलियन यूनिट की ऊर्जा होगी उसे जनरेट करेंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा ये घोषणा की गई। इसके अलावा ये भी घोषणा की गई कि हम 2030 तक जो भी भारतीय रेलवे की खाली जमीनें हैं उनके ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे और इन पैनलों के माध्यम से 20 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, यानी कि इतना हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रेलवे के द्वारा 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का भी लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। अब आइए जिन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं उनके बारे में जान लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन कहां पर हुआ था और कौन सी टीम इसमें विजेता रही थी? नोकिया कंपनी के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दिल्ली के बाहर पहली बार पेंशन अदालत का आयोजन किया गया, तो ये आयोजन कहां पर हुआ था? डिगी पाइवोट नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? और प्रिज्कर पुरस्कार जो कि आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है यानी कि वास्तुकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पुरस्कार 2020 के लिए किन्हें मिला है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट में देने हैं और जल्द ही मेरी कोशिश रहेगी कि जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर हैं उनको भी शुरू कर दिया जाए। तो ये हैं उन लोगों के नाम जिनके द्वारा कल के प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए, हालांकि एक प्रश्न को छोड़ करके। तो शांतनु सिंह हैं, खुशबू राय, शिवम वर्मा, हितेश शुक्ल, राजकुमार निषाद, विवेक कुमार सोनू, राहुल सिंह, सिमरन सिंह, सलामत अहमद, मनोज परमार, ईशानी, अशोक पुरी, शुभांकर कुमार, अमित राय, रमन राजपूत, उपासना नाम की 2 लोग हैं, एक तो हैं बाबू साहब और एक हैं उपासना मिश्रा, विनीत तिवारी, सौरभ कुमार, अनिरुद्ध, पिंकी किरण, सूर्यकांत, चंदन सिंह, शुभदीप, नितेश साहू, दीपक कुमार, विराट पटेल, श्याम कुमार, चांदनी, मंजेश राजपूत, शिवकांत कुमार SK, आर्मी गर्ल स्वीटी बघेल, अन्नू झा, कुमार SK, अंतिमा सिंह, RP सिंह राजपूत जो कि हमारे पड़ोसी हैं, अन्नू झा, संयम उपाध्याय और हैं अंजलि। इसके अलावा आनंद शर्मा, रविकांत सिन्हा, अविनाश यादव, मनी यादव, विश्वजीत साधु, संध्या पटेल, शशि राज, मारुत यादव, अविनाश सिंह यादव के द्वारा भी प्रश्नों के उत्तर दिए गए। तो इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को समय देने के लिए भी आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।